हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत दिनों से सब स्टूडेंट्स लोग मिलकर कमेंट बॉक्स पे भर दिए थे कि सर 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 कॉस्टिंग करवाइए ना, कॉस्टिंग करवाइए ना। तो हम आ गए हैं कॉस्टिंग का पहला चैप्टर लेकर आप लोगों के साथ। तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि क्लास 12 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में सेमेस्टर 3 में 40 मार्क्स के एमसीक्यू आएगा, 20 मार्क्स कॉस्टिंग से, 20 मार्क्स टैक्सेशन। टैक्सेशन में दो चैप्टर है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन हम पूरा यूट्यूब में डाल दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अदर सोर्सेज नहीं डाले हैं और नहीं डालेंगे क्योंकि वो पेड बैच के लिए। उसी तरह कॉस्टिंग में भी दो चैप्टर है, पहला है कॉस्ट ऑफ लेबर, दूसरा है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। देखिए, कॉस्टिंग में दो चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ लेबर, मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन। ये दोनों चैप्टर से मिला के 20 मार्क्स है। पहला चैप्टर पूरा थ्योरी है जो आज हम लोग करने वाले हैं, 2-3 क्लास लगेगा कॉस्ट ऑफ लेबर में। एंड फिर सेकेंड क्लास जो है मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन, ये प्रैक्टिकल है। तो पहला क्लास जो है वो हम यूट्यूब में वीडियो डाल देंगे, सेकेंड क्लास का यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल नहीं रहेगा। आप लोग में से बहुत कोई मैसेज कॉल कर रहे हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और बहुत कोई ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी इनरोल्ड हो भी चुके हैं, ठीक है ना। अराउंड 30 to 33 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑनलाइन में इनरोल्ड हो चुके हैं और भी अभी लगभग 70-80 स्टूडेंट्स मैसेज किए हैं, बट वो लोग अभी कुछ में भी नहीं हो रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि नहीं यूट्यूब से ही पूरा कर लेंगे। तो ठीक है, अगर आपको लगता है यूट्यूब से आप कर सकते हैं तो वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे कि हम पहले बोले कि भाई यूट्यूब में हम पूरा वीडियोस नहीं डालने वाले। देखिए, अकाउंट्स का एक चैप्टर करके छोड़ दिए, अभी हम लोग का मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वो यूट्यूब में नहीं आ रहा है। उसी तरह बिजनेस स्टडीज का भी चैप्टर 2 हम लोग का चल रहा है, बट वो यूट्यूब में नहीं आ रहा है। टैक्सेशन का भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो रहा है, बट यूट्यूब में अभी तक अवेलेबल नहीं है। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर हम आप लोग 11 में बहुत सारे लोग मेरा पूरा वीडियोस देखिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग आप लोग को पता है। आप लोग इनरोल करिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफलाइन में तो भाई एक सब्जेक्ट एक मंथ का फीस रहता है 1200-1500 रुपये, यहाँ आपको पूरा कोर्स 2500 में मिल जा रहा है, तो और क्या चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में से कॉस्टिंग वाला पोर्शन का सेमेस्टर 3 चैप्टर 1 कॉस्ट ऑफ लेबर, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, ये दो चीज, आइडल टाइम, ये मेनली 3 चीज इसका देख रहे हैं। सिलेबस है, ये बोर्ड्स की तरफ से सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ लेबर पहला चैप्टर। सर सबसे पहले ये समझाइए लेबर होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर। देखिए, मेजर एलिमेंट कॉस्ट का है। जब हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्लास 11 में कॉस्टिंग में आप लोग किए होंगे कॉस्ट शीट, उसमें प्राइम कॉस्ट निकलता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। मतलब लेबर, मटेरियल और ओवरहेड, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल क्लास 11 में पढ़ लिए, लेबर को डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 में और फिर सेमेस्टर 4 में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लेबर का मतलब क्या होता है सर, लेबर का मतलब होता है द एफर्ट दैट द ह्यूमन बीइंग और द वर्कर पुट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने में जो एफर्ट एक पर्सन लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर, ठीक है ना। अब सर हर चीज का कॉस्ट होता है, लेबर का भी तो कॉस्ट होगा। एक मान लो फैक्ट्री है जहां पे टी शर्ट्स बन रहे, ठीक है। देखो ये मेरा जो टी शर्ट है जो हम पहन के, नॉलेज नेशन सब लिखा हुआ है, तो ये तो कहीं पे बना होगा ना, कोई लेबर बनाया होगा, कोई स्टिचिंग किया होगा, कोई प्रिंट किया होगा, कोई प्रिंटिंग का काम किया होगा। फ्री में कर दिया है, ठीक है, सर तो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब फ्री में दे देते हैं ना उसको टी शर्ट। नहीं भाई, क्यों देगा कोई भी फ्री में, सबका रोजी रोटी है, सबको अपना दाल रोटी चलाना है, पैसा सबका खर्च होता है, मटेरियल में वक्त सबका जा रहा है, तो भाई पैसा तो चार्ज करेगा ना। तो लेबर कॉस्ट एक सेकेंड मेजर एलिमेंट है कॉस्ट का, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का। कौन सा, लेबर कॉस्ट। फर्स्ट कौन है सर, फर्स्ट है मटेरियल, मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद लेबर। तो लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेजर एलिमेंट है कॉस्ट का। समझ में आ रहा है बात। तो लेबर, हम लोग सोचते हैं ना लेबर का कॉस्ट का मतलब दिहाड़ी जो हो गया, जो काम किया दिहाड़ी दे दी है, मजदूरी दे दी हो गया लेबर। नहीं बाबू, लेबर कॉस्ट में बहुत सारा आइटम्स आता है, बहुत सारा चीज कवर्ड अप होता है उसमें। कौन कौन सा, देखिए,
लेबर कॉस्ट कवर्स वेजेस पेड टू द वर्कर, बट it also represents various payments made to a worker due to his employment. देखिए, लेबर का कॉस्ट में सिर्फ वेजेस नहीं आता है, सिर्फ दिहाड़ी नहीं आता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं। हर वो कॉस्ट, हर वो चीज जो मालिक अपने वर्कर, अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, उसके एम्प्लॉयमेंट के वजह से, ध्यान से समझे, शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। मेरा फैक्ट्री है, बड़ा सा फैक्ट्री है, 100 मजदूर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी तो सबको दे रही है, नाश्ता भी दे रही है, सुबह में आने जाने का भाड़ा भी दे रही है, ईद हो रहा है, पूजा हो रहा है, ये सब में बोनस भी दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब में क्या कर रहे हैं हम? बोनस भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, रहने का घर भी दे रहे हैं। तो ये सब हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको उसके ऊपर बहुत दया आ रहा है? नहीं। वो क्या मेरा भाई है? नहीं। वो क्या मेरा रिलेटिव है? नहीं। ये सब जो हम उसको पे कर रहे हैं, आई एम पेइंग देम ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे आर माई एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉयर, मालिक अपने मुलाजिम, मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, मालिक मतलब एम्प्लॉयर, बॉस, अपने वर्कर को जो भी चीज पे कर रहा है, जो भी चीज के लिए पे कर रहा है या फैसिलिटीज दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसका वर्कर है। इस रीजन की वजह से वो सब लेबर कॉस्ट में कवर अप हो जाता है। अब वो सब क्या क्या आइटम्स है सर, देखती है। एक होते हैं मॉनिटरी बेनिफिट्स और पेक्यूनरी बेनिफिट्स, जो वेजेस के अलावा मिलता है। क्या वेजेस तो आपको पता ही है, डीए, डियरनेस अलाउंस। अब सर ये क्या है डीए? कोई भी पूछोगे अभी झमेला हो जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरीज इतने अच्छे से तुम लोग को करवाए थे हम क्लास 11 में, पूरा यूट्यूब में वीडियोस है, डिटेल में एक्सप्लेन किए थे हर चीज। डीए का मतलब, डियरनेस अलाउंस का मतलब फिर भी बता देते हैं हम। क्या मतलब है डीए का? डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है ऐसा अलाउंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। महंगाई बढ़ने की वजह से तुम्हारा सैलरी तो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना तेजी से महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई को काउंटर करने के लिए एक अलग से आपको अलाउंस दिया जाता है जिसको बोलते हैं डीए, डियरनेस अलाउंस। ठीक है ना? दूसरा है हाउस रेंट अलाउंस। आपको दे दिया भाड़ा, ले एक काम करो, तुम्हारा घर तो कोलकाता में है, दिल्ली में काम करने आए हो, घर तो यहाँ है नहीं, ठीक है जाओ, भाड़ा हम पे कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस पे कर रहे हैं, घर लेके रहो। ये भी वेजेस का टोटल लेबर कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। फिर आता है बोनस, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, बहुत सारा, टिफिन अलाउंस, ये सब मॉनिटरी बेनिफिट्स में आ जाता है, पैसा दिया जाता है इसके लिए। दूसरा और क्या क्या दिया जाता है? डिफर्ड मॉनिटरी बेनिफिट्स। डिफर्ड मॉनिटरी बेनिफिट्स का मतलब होता है इसमें भी एम्प्लॉयर पैसा पे कर रहा है, लेकिन ये पैसा एम्प्लॉय के हाथ में नहीं जा रहा है, एम्प्लॉय को इन हैंड नहीं मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयर पे करता है। जैसे कि आपके लिए पीएफ में पैसा डाल रहे हैं, आपके लिए इंश्योरेंस भरा जा रहा है, आपके लिए ग्रेचुइटी दिया जा रहा है, आपको पेंशन दिया जा रहा है, प्रॉफिट के ऊपर आपको बोनस दिया जा रहा है। ये सब जो है पीएफ तुम जब रिटायर होगे तब मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर तो हर महीना तुम्हारे भी हाथ में जमा कर रहा है। इंश्योरेंस जब तुम बीमार गिरोगे तब तुमको क्लेम मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम तो हर महीना दे रहा है मालिक। तो ये सब भी हो गया टोटल लेबर कॉस्ट का पार्ट। फिर आता है फ्रिंज और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, मतलब इसमें तुमको पैसा नहीं दिए, एम्प्लॉय तुमको पैसा नहीं दे रहा है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, लेकिन पैसे के बदले में कुछ ऐसा सामान दे रहा है जो कि अगर तुम बाहर से लेने जाओगे तो तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तुमको फ्री में फूड दे दिया, सुबह गए नाश्ता दे दिया, नाश्ता दिया, पैसा तो नहीं दिया, बट भाई नाश्ता बनाने में उसका तो पैसा खर्च हुआ होगा। फ्री हाउसिंग, हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया, बोले ठीक है मेरे एक फ्लैट है, हम लोग का एक कॉलोनी है, जाओ वहां पे जाके रहो, तो इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तीसरा है फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, हमारे बच्चों को स्कूल में भर्ती कर दिया है, उसका खुद का स्कूल है या उसका जान पहचान का स्कूल है, फ्री में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, ये सब्सिडाइज का मतलब क्या है? कम रेट में। जैसे कि मान लो स्कूल का फीस है 5,000 रुपये महीना, क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है तो तुमको बोल रहा है अच्छा ठीक है आप एक काम करें ना, आप 2,000 रुपये महीना दीजिएगा, तो यहाँ पे 3,000 रुपया का तुमको सब्सिडी मिला है। क्या मिला है? 3,000 रुपया का
सब्सिडी मिला है, ठीक है ना। फिर आता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी, उसी तरह एम्प्लॉयर कैंटीन का कॉस्ट उठा रहा है, क्लब्स का कॉस्ट उठा रहा है तुम्हारा। ये सब जो है दीज आर ऑल वेलफेयर एक्सपेंसेस। ये क्या है? वेलफेयर एक्सपेंसेस है। ये सब लेबर कॉस्ट का पार्ट है। ये सब लेबर कॉस्ट का क्या है? पार्ट है। तो एक्सपेंसेस जो फ्रिंज बेनिफिट्स है ना, ये सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, लेबर कॉस्ट का मतलब सिर्फ वेजेस नहीं, ये सब आता है उसमें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट को मेनली ध्यान से समझिए, लेबर कॉस्ट को मेनली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या मतलब है? इसको भी बहुत बार एक्सप्लेन किया, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वो लेबर का कॉस्ट जिसके बिना प्रोडक्ट तैयार होना पॉसिबल नहीं है, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वो लेबर का कॉस्ट जो लेबर प्रोडक्शन में गुड्स को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, जिसके कंट्रीब्यूशन के बिना प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। उस लेबर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, और उसको जो भी वेजेस या पेमेंट कर रहे हैं उसको बोला जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो लेबर जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन में नहीं है, इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए या थोड़ा स्मूथ रखने के लिए, बट डायरेक्टली वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं करता है। तो इनडायरेक्ट लेबर का जो खर्च है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब एक एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरा फैक्ट्री है नहीं, अभी मैं समझ लेना सर, तो एक तो फैक्ट्री भी है, हम तुम लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे। मान लो कि मेरा एक फैक्ट्री है जिसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं। क्या चीज का फैक्ट्री है? मेरा फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल टी शर्ट का, ठीक है, टी शर्ट्स बनाने का। 100 में से 90 वर्कर जो है वो लोग टी शर्ट सिलाई कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, स्टिचिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, ये सब में इन्वॉल्व है। 10 वर्कर जो है उसमें से कोई वॉचमैन है, कोई क्लीनर है, कोई कुक है, कोई क्लर्क है, कोई पियोन है। ये लोग प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं कर रहे, अलग वे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो 10 वर्कर है, पियोन, दरवान, वॉचमैन, क्लीनर, क्लर्क, ये लोग का जो कॉस्ट है, वेजेस है, इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन बाकी जो 90 है जो स्टिचिंग में, प्रिंटिंग में, डिजाइनिंग में इन्वॉल्व है, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, उन लोगों का खर्च को बोला जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट सर? रेस्टोरेंट का भी एग्जांपल ले लो। अब रेस्टोरेंट में जो शेफ है, खाना बना रहा है, डायरेक्ट लेबर है। हेल्पर है जो कटिंग वटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर है। वो रेस्टोरेंट में कैशियर भी है, वो भी तो वर्कर ही है वहां का, वो इनडायरेक्ट लेबर है। क्यों? क्योंकि वो बनाने में कुछ हेल्प नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्टली पूरा प्रोसेस को स्मूथ रखने में हेल्प कर रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस समझ में आया? दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस भी दिया हुआ है। लेबर कॉस्ट जिसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। डायरेक्ट लेबर जो है ना, ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट रहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट रहता है। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है इन नेचर में। वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डायरेक्ट लेबर का वेजेस भी ज्यादा होगा। प्रोडक्शन कम होगा, डायरेक्ट लेबर का वेजेस भी कम होगा। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो जनरली फिक्स्ड रहता है, ये सेमी वेरिएबल रहता है। क्या मतलब है? कोई महीना टी शर्ट मेरा फैक्ट्री में बहुत ज्यादा बना तो डायरेक्ट लेबर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो लोग ज्यादा
प्रिंट कर रहा है, ज़्यादा स्टिच कर रहा है तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वॉचमैन का सैलरी सेम रहेगा। किसी महीना में प्रोडक्शन कम हो गया तो स्टिचिंग कम हो रहा है ना, डिजाइनिंग कम हो रहा है, प्रिंटिंग कम हो रहा है, तो ये लोग जो स्टिचिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग में इन्वॉल्व है वो लोग का वेजेस कम हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोलेंगे वॉचमैन को, भाई तुमको कम सैलरी देंगे। वॉचमैन बोलेगा हम क्यों कम सैलरी देंगे, हम तो पूरा टाइम इतना थे ना यहाँ। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो वेरिएबल रहता है। प्रोडक्शन बढ़ने से वो लोग का कॉस्ट बढ़ता है, प्रोडक्शन घटने से वो लोग का कॉस्ट घटता है। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो फिक्स्ड रहता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी दरवान को उतना ही पे करना है, प्रोडक्शन घटेगा तो भी दरवान उतना ही पेमेंट लेगा। क्लियर? एग्जाम्पल वेजेस, डायरेक्ट लेबर का वेजेस पे टू वर्कर इंगेज इन मशीनरिंग डिपार्टमेंट, फैब्रिकेशन, असेंबलिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, जो सुपरवाइजर है सुपरविजन में हेल्प कर रहा है, ये सब हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्यों ये जरूरी है? वाई इज इट नेसेसरी, वाई इज इट नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश इनडायरेक्ट लेबर फ्रॉम डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को अलग करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? पहला, नंबर 1, ताकि हमको ये पता लगाया जा सके एक्यूरेट लेबर कॉस्ट क्या है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दूसरा, ये चेक करना ओवरहेड्स कितना लग रहा है लेबर में। अब समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 वर्कर है और इनडायरेक्ट लेबर 10 वर्कर है। समझ में आ रहा है? तो ये सब के लिए ओवरहेड को सही से एलोकेट कर सके, इंसेंटिव्स या बोनस स्कीम्स प्रोडक्शन के हिसाब से तैयार हो सके, कंपैरिजन किया जा सके इंटर यूनिट अलग अलग डिपार्टमेंट का, और टोटल लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद ये सब के लिए इट इज नेसेसरी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को हम लोग डिस्टिंग्विश करें। अच्छा, कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट। देखो, लेबर कॉस्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, ये हम आप लोग को बार बार बोले, पता है ना कि भाई लेबर कॉस्ट जो है इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट होता है उसमें सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन है? लेबर कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है अगर वर्कर इनएफिशिएंट है, वर्कर बार बार काम छोड़कर चला जा रहा है, हाई लेबर टर्नओवर है। हाई लेबर टर्नओवर का मतलब बार बार वर्कर काम छोड़कर चला जा रहा है। आइडियल टाइम बहुत ज्यादा है। आइडियल टाइम का मतलब बेकार का बैठा हुआ है, काम ही नहीं, बिना काम किए पैसा ले रहा है। सबको डिटेल में भी डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। बेकार का ओवर टाइम करना पड़ रहा है बार बार। वर्कर्स जो है वो बोगस वर्कर है, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉड हो रहा है वेट शीट प्रिपेयर करने में। तो ये सब रीजन की वजह से मेरा लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है। तो इसी वजह से लेबर कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए, लेबर कॉस्ट को चेक करते रहने के लिए, उसको एफिशिएंट रखने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट ऐसा रहता है जो कि लेबर कॉस्ट में कंट्रोल और सुपरविजन करने के लिए रहते हैं। इन अ लार्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, there are 5 departments. There are 5 departments for control over labor cost. For control over labor cost. एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, 5 ऐसा डिपार्टमेंट है उसका जो कि कंट्रोल करेगा लेबर कॉस्ट को। कौन कौन सा है? पहला है पर्सनल डिपार्टमेंट, दूसरा है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, तीसरा है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, चौथा है पेरोल डिपार्टमेंट, पांचवा है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये सब हम आप लोग को डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी इसको याद रखना है, ठीक है ना। वीडियो देखते देखते ही एमसीक्यू याद कर लेना है यार, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा इंगेज रहो, कमेंट करो, ध्यान से पढ़ो। अब वेब सीरीज की तरह देखेंगे कि मिर्जापुर देख रहे हैं बैठ के गद्दा लगाकर बिंदास एकदम और हंस हंस के देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्लास को क्लास की तरह करना पड़ेगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि हम जो है ना ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, नहीं। आपको देखना हम ऑनलाइन नहीं, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। वीडियो, लैपटॉप, फोन, टीवी जिसमें भी आप देख रहे हैं,
एक किनारे में एक टेबल चेयर लीजिए, अगर जिसके घर में टेबल चेयर का फैसिलिटी नहीं है तो एक घर का कोना पकड़िए, किनारे में जाइए, आराम से ज़मीन में बैठो या बेड में बैठो, कॉपी बुक लो, वीडियो स्टार्ट करो, हेडफोन ब्लूटूथ जो भी अवेलेबल है उसको लगाइए, लगाने के बाद आराम से क्लास करिए, जैसे हम लोग ऑफलाइन में करते हैं वैसे करना है। और जो भी डाउट होगा ना फट से नोट डाउन कर लेना है, ये डाउट है, या स्क्रीनशॉट मार लेना है, स्क्रीनशॉट मार के नोट डाउन कर लिए ये पॉइंट में डाउट है। बुक्स आप लोग के पास देखिए, हम बेसिक्स बुक यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और जो नॉर्मल सम्स रहता है उसका हम PDF रहते हैं। जो मेरा पेड बैच में स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को तो PDF चले ही जाता है, फर्स्ट चैप्टर का आप लोग सबको ही ये है, ठीक है। तो नोट डाउन करके डाउट्स पूछिए, एक्यूमुलेट होने नहीं देना वीडियो। अरे ठीक है अभी तो एक ही वीडियो आया है, एक बार में 5-6 आ जाएगा ना तब करेंगे, वैसे नहीं होगा। खाना वैसे करके एक्यूमुलेट करके कभी खाते हो कि अभी तो ठीक है सुबह हुआ है, दिन में एक काम कर रहे, दिन में सुबह का भी खा लेंगे, रात का भी खा लेंगे, दूसरा 2-3 दिन का भी एक साथ खा लेंगे। नहीं, वक्त पे लेना ज़रूरी है ना, दिन का खाना दिन में, रात का खाना रात में। हाँ कभी कदार हो जाता है आदमी का, चलो समझ में आ रहा है, डेली बेसिस पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे करिए। इसीलिए देखिए बहुत कोई बोलते हैं ना सर जल्दी जल्दी वीडियो लाए, जल्दी जल्दी वीडियो लाए। मेरे लिए देखो ऑफलाइन में तो हम एक बार में ज़्यादा क्लासेस नहीं करवा सकते, ऑनलाइन में मेरे लिए तो ईजी है। हम बैठे अभी पूरा चैप्टर को कर देते हैं, 2 घंटा अपना टाइम दे रहे, 2 घंटे में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दे रहे, 40-40 मिनट का 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और यूट्यूब में डाल दिए या पेड ऑनलाइन बैच वाले लोग को दे दिए, तो मेरा तो काम हल्का ही हो जाएगा ना। लेकिन हम आप लोग का भलाई के लिए सोचते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। महीना हफ्ता में 5 डेज क्लासेस, 5 वीडियोस आप लोग को देना है, ताकि आप लोग आराम से एक वीडियोस एक दिन में देखिए। 1-2 दिन अगर मिस भी हो जाए तो उतना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सबको थोड़ा ध्यान दिए, थोड़ा सीरियसनेस लाइए भाई। 40 आउट ऑफ 40 हम लोग को स्कोर करना है। मेरा एम है इस बार जब रिजल्ट आप लोग का निकले, आप लोग जब हमको व्हाट्सएप में रिजल्ट भेजो तो हम रिजल्ट को एकदम व्हाट्सएप स्टेटस में भंडार लगा दे कि मेरा इतना स्टूडेंट्स 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किए। समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ ये वाला चीज़ थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिए, हम रेडी है मेहनत करने के लिए। एक हफ्ता से आज आप लोग को बता रहे, हम एक हफ्ता से कानपुर गए हुए थे। मेरा पैर में कुछ प्रॉब्लम, ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था। तो यूट्यूब के थ्रू हम एक डॉक्टर को अप्रोच किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो हम कानपुर गए थे वहाँ पे इलाज करवाने के लिए। अपना हम लोग का भी ईद था ना, ईद उल अज़हा था, उसको छोड़कर, क्योंकि हमको पता है अगर इन बिटवीन हम जाएंगे तो मेरा बहुत सारा क्लासेस मिस हो जाएगा। क्योंकि बकरीद में ऐसी ही ऑफलाइन कोचिंग बंद रहेगा एक हफ्ता के लिए, ऑनलाइन में भी उतना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। बट हम अपना कुछ कैरी नहीं किया, सिर्फ 3 जोड़ा कपड़ा कैरी किए थे और लैपटॉप का बैग और ये पेन टैब ये सब बुक्स एंड ऑल लेकर गए थे। बैग इतना भारी था, उसमें सब बुक्स और ये सब था, ताकि ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड कर सके। तो थोड़ा एफर्ट आप लोग भी डालो, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर होगा। हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए। व्हाट्सएप नंबर आप लोग सबको मेरे पास हो गई, व्हाट्सएप करिए, माय नेम इज़ निशात अली। हम लोग का पेड बैच में इनरोल करिए और जर्नी कंटिन्यू करिए। हमको पता है बहुत को लगता होगा अरे लास्ट टाइम तो यूट्यूब में करके हम लोग का 70-80% आ गया था, वो आप लोग का दिल है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको 60-70% में सेटिस्फाई नहीं होना है, हमको जाना है 90%, 97, 98% की तरफ जाना है, तो आपको ऑनलाइन बैच में इनरोल करवाना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेली आपको 8 घंटा बैठ के पढ़ना है, एटलीस्ट स्कूल तुम जाओ नहीं जाओ, आई डोंट केयर आपका स्कूल से। अगर आप देख रहे हैं कि स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है तो डेफिनेटली आप जाइए। अगर आपको लग रहा है स्कूल में सिर्फ फटकाबाजी हो रहा है, कुछ पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, टाइम का वेस्ट हो रहा है, मत जाओ, स्कूल मत जाओ। अटेंडेंस को देखो मैनेज करने का कोशिश करो। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो अटेंडेंस को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, प्राइवेट में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अपना सीनियर लोग से पूछ लो भाई अटेंडेंस के लेकर प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। उसके बाद अपना मेहनत करो घर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़रूरी है अच्छा मार्क्स लाना आपको अच्छा कॉलेज में जाने के लिए। अभी देखोगे कॉलेज का पोर्टल ओपन होगा ना, जाके सिर्फ चेक करना कट ऑफ गोइनका का, मौलाना आज़ाद का, जयपुरिया का, शिवनाथ शास्त्री का, जेवियर्स का कट ऑफ चेक करना। तो आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, एक लार्ज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है लेबर कॉस्ट को। 5 डिपार्टमेंट का नाम आपको याद करना पड़ेगा। नंबर 1 इज पर्सनल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट।
पांचों हम लोग पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंदी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें हम लोग का थोड़ा सा टाइम लगेगा। नंबर 1 इज पर्सनल डिपार्टमेंट। क्या मतलब है पर्सनल डिपार्टमेंट का? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल डिपार्टमेंट? पहला, पर्सनल डिपार्टमेंट हैज टू रिक्रूट द लेबर्स, ट्रेन देम एंड देयरआफ्टर प्लेस देम टू द जॉब दे आर बेस्ट सूटेड। Whenever new worker is employed, personal department sends a notification to the timekeeping and payroll department. अब देखो पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या काम है? पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है वर्कर लोग को रिक्रूट करना, जॉब में रखना, ट्रेंड करना और फिर जो काम के लिए वो लोग सबसे बेस्ट सूटेड है वो काम में वो लोग को प्लेस कर देना। तो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है लोगों को हायर करना, ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट देना। ये काम किसका है? पर्सनल डिपार्टमेंट का। पर्सनल डिपार्टमेंट जैसे ही कोई न्यू वर्कर को हायर करता है, जॉब में रखता है, वो साथ ही साथ नोटिफिकेशन भेज देता है दो और डिपार्टमेंट को, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट को और पेरोल डिपार्टमेंट को। ठीक है ना? अब सर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रखता है पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट से रिलेटेड है। पर्सनल डिपार्टमेंट क्या अपने मर्जी से हायर कर लेगा? नहीं। पर्सनल डिपार्टमेंट जैसे कि देखो हम लोग का एक एग्जांपल लेते हैं, वेस्ट बंगाल में WBCS एग्जाम का आप लोग नाम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और सेंट्रल लेवल में होता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब पर्सनल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। अब UPSC अपने मर्जी से IAS IPS को हायर कर लेगा? नहीं। गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेजता है कि सर इस ईयर हम लोग को 50 IAS चाहिए, 70 IPS चाहिए, 30 IRS चाहिए, 100 इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर चाहिए। उसी तरह WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, अपने मर्जी से क्या BDO, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनकम सेल्स टैक्स कमिश्नर या लेबर कमिश्नर्स, ये लोग को अपनी मर्जी से हायर कर लेते हैं? नहीं। अलग अलग डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन भेजता है। गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन भेजेगा WBCS को कि इस साल हम लोग को 50 वेस्ट बंगाल ऑडिट्स एंड अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए। तो वो लोग वैकेंसी निकालेगा, टेस्ट लेगा, रिक्रूटमेंट लेगा, ट्रेनिंग देगा, फिर प्लेसमेंट कर देगा। तो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है वो लोग वर्कर को हायर करेगा, ट्रेंड देगा, ट्रेनिंग देगा और जॉब में प्लेस कर देगा। जैसे ही हायरिंग होता है, टाइम कीपिंग और पेरोल डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो पर्सनल डिपार्टमेंट रखता है वो है, एक है लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, रिक्रूटमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट तभी करेगा जब कोई डिपार्टमेंट लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन सेंड करेगा। मतलब वो लोग बोलेगा पर्सनल डिपार्टमेंट को कि सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस, वो लोग बोलेगा सर हम लोगों को 10 DSP का जरूरत है, और मुंह से बोलने से नहीं होगा, एक प्लेसमेंट रिक्विजिशन नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा कि हम लोग को 10 DSP का जरूरत है। WBCS नोटिफिकेशन निकालेगा, वैकेंसी फॉर 10 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, WBCS एग्जाम होगा। फिर अभी देखिए टीचर्स लोग का चल रहा है ना, टेट का, क्लास 8 to 8, 9, 10 का, 11, 12 का, हायर सेकेंडरी का टीचर्स लोग को हायर किया जा रहा है। तो क्या अपने मर्जी से हायर कर रहा है? नहीं। अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से नोटिफिकेशन भेजा है, हम लोग को इतना वर्क, हम लोग को इतना टीचर्स चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट तभी स्टार्ट होगा जब पर्सनल डिपार्टमेंट को एक साइन किया हुआ लेबर प्लेसमेंट रिक्विजिशन मिलेगा, वो डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट को वर्कर का जरूरत है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन मिला, पर्सनल डिपार्टमेंट पहले अपना रिकॉर्ड चेक करेगा कि क्या मेरे पास इतना वर्कर्स इस काबिलियत का है। जब देखेगा कि नहीं हम लोगों के पास तो ये वर्कर है ही नहीं, तब वो लोग पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाएगा, अलग अलग कॉलेज जाएगा, अलग अलग सेंटर जाएगा, न्यूज़पेपर में वैकेंसी का ऐड निकालेगा, अलग अलग तरीका से वैकेंसी
को रिक्रूट करने का कोशिश करेगा जैसी रिक्वेस्ट आए। देखते हैं ना, अलग अलग कंपनीज जाता है, आईआईटी गया है, फिर ये कॉलेज गया, वो कॉलेज गया, हायरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों के पास लेबर प्लेसमेंट रिक्वेजिशन आया है और जो वर्कर उन लोग को चाहिए, जो लेबर उन लोग को चाहिए, वो उन लोग के रिकॉर्ड में नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? नेक्स्ट, तो जैसे ही एडवर्टीजमेंट दिया गया, फॉर्मल एप्लीकेशन आना चालू होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा और फिर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है ना? देखो, लेबर प्लेसमेंट रिक्वेजिशन कुछ इस तरह का रहता है। डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, कौन डिपार्टमेंट भेजा, नंबर, कौन सा डेट में भेजा गया, कितना हमको एम्प्लॉय चाहिए, कौन सा कैटेगरी का चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, उस काम को डिस्क्राइब करो, रिमार्क्स, फिर भेज दिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये है हायरिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड प्लेस कर देगा। एक बार जॉब में प्लेस हो गया तो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी। अब क्या होगा? देखो, वो लोग एक एम्प्लॉयज का हिस्ट्री कार्ड मेंटेन करेगा, एक तरह का एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। अब वो रिकॉर्ड में क्या क्या रहेगा? रिकॉर्ड में एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रहेगा, हिस्ट्री कार्ड रहेगा जिसमें उसका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एडुकेशन, कब से काम पकड़ा, कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन कैटेगरी में, अगर काम छोड़ दिया तो कब छोड़ा है, क्या रीजन की वजह से जॉब छोड़ दिया है। ठीक है ना? उसके बाद उसका क्लॉक नंबर, आईडी नंबर, मैरिटल स्टेटस, पर्सनल डिटेल्स, बच्चा कितना है, एक्सपीरियंस कितना था, कौन सा ग्रेड पे में था, स्टार्टिंग पे कितना था, कौन सा जॉब में इंगेज था पहले, प्रीवियस एम्प्लॉयर का क्या नाम था, ये एवरीथिंग इन डिटेल लिखा हुआ रहेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है पर्सनल डिपार्टमेंट का। एक, लेबर प्लेसमेंट रिक्वेजिशन आने के बाद जॉब क्या करना, हायरिंग करना, ट्रेन करना, प्लेस करना, उसके बाद प्लेसमेंट मिलने के बाद एम्प्लॉय का हिस्ट्री कार्ड को मेंटेन करना। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, लेबर टर्नओवर यहाँ पे बोला गया। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब है सर? देखो, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को कितने वर्कर छोड़कर चले जा रहे हैं, उसको बोला जाता है लेबर टर्नओवर। अगर लेबर टर्नओवर बहुत हाई है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी ना बार बार वर्कर लोग छोड़ के चला जा रहा है। अगर लेबर टर्नओवर कम है, इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ठीक चल रहा है, वर्कर लोग सेटिस्फाइड है और काम अच्छे से हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर हो गया पॉइंट? कोई भी डाउट आपको? होपफुली कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है? तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंड डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करता है वर्किंग कंडीशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, हर काम का डिपार्टमेंट और प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, ध्यान से समझिए, इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का काम है वर्किंग कंडीशंस को कंट्रोल करके रखना, प्रोडक्शन मेथड्स को मेंटेन करके रखना, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रोसेस जो भी परफॉर्म हो रहा है वो सबको ध्यान से मेंटेन करना। अब फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। पहला, वो प्लान्स प्रिपेयर करेगा, अलग अलग जॉब का प्रोडक्शन शेड्यूल प्रिपेयर करेगा, सुपरवाइज करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, इनिशिएट करेगा रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल वर्क को, कि रिसर्च करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, सेफ्टी मेंटेन करने का काम है, वर्किंग कंडीशन बहुत एफिशिएंट रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लोग। फिर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी करेगा, जॉब एनालिसिस करेगा, पीस रेट सेट करेगा और जॉब इवैल्यूएशन और मेरिट रेटिंग करेगा। अब ये सब जो पॉइंट नंबर 5 से लेके 8 तक हम एक्सप्लेन किया, ये सब अभी आगे आएगा कि सर इसका क्या मतलब है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी का क्या मतलब है, जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग क्या मतलब है। तो ये सब टर्म को अभी हम लोग नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ये सब काम है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का। इन शॉर्ट बोला जाए, इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का काम है अच्छा वर्किंग कंडीशन मेंटेन करना, वर्कर्स का सेफ्टी को
चेक करना, प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करना, चेक करना इसमें कुछ लूप होल्स तो नहीं है, ये सेफ एंड सिक्योर है या नहीं है, या इससे कोई बेटर टेक्निक यूज हो सकता है प्रोडक्शन में। ये सब काम है इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का। अब देखिए इसमें से एक आया टाइम स्टडी। क्या मतलब है टाइम स्टडी का? व्हाट डू यू मीन बाय टाइम स्टडी? Time study is the technique of observing and recording the time required by a worker of reasonable skills and ability to perform each element or the task in a job. नॉर्मल लैंग्वेज में शॉर्टकट में बताएं। शॉर्टकट में मतलब है, टाइम स्टडी का मतलब होता है टाइम रिकॉर्ड करना या टाइम डिसाइड करना एक एवरेज वर्कर को एक पर्टिकुलर काम करने में कितना टाइम लग रहा है। अब देखो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देते हैं। अभी आप लोग का एग्जाम होगा 40 मार्क्स का एमसीक्यू, आप लोग को टाइम दिया गया है 1 घंटा 15 मिनट, 75 मिनट्स दिया गया है आप लोग को 40 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा 40 मिनट्स तो बहुत होते हैं, 75 मिनट्स तो बहुत है, हम तो 40 ही मिनट में कर देंगे। कोई बोलेगा भाई 75 मिनट्स में मेरा नहीं हो पाएगा। कोई बोलेगा हाँ वो ठीक है, हो जाएगा, मैनेजेबल है। अब बोर्ड्स क्या ऐसी किसी दिन एकदम टॉस किया ABC अकड़ वकड़ बॉम्बे बोल के 75 रख दिया? नहीं, वो लोग स्टडी किया होगा कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होने वाला है। एक एवरेज स्टूडेंट को, अच्छा स्टूडेंट तो जल्दी कर लेगा, जो वीक स्टूडेंट है उसका नहीं हो पाएगा कंप्लीट, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को कितना वक्त लग सकता है पूरा पेपर को कंप्लीट होने में। तो पता चला कि एवरेज स्टूडेंट को जो वक्त लगेगा वो है 75 मिनट्स। इसी को बोलते हैं टाइम स्टडी। तो उसी तरह एक एवरेज वर्कर को एक पर्टिकुलर काम, जैसे कि मान लो ये टी शर्ट को सिलाई करके प्रिंटिंग करने में एक एवरेज वर्कर को कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उसको लग रहा है 2 घंटा। अगर एफिशिएंट वर्कर होगा तो 1.5 घंटा में कर लेगा। अगर वर्कर थोड़ा सा ढीला टाइप का होगा उसको 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन एवरेज बेसिस पे एक वर्कर अगर एवरेज है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, 2 घंटे में उसको काम ये कर लेना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक एवरेज वर्कर एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना वक्त लेगा, उसको ही बोलते हैं, रिकॉर्ड करने को बोलते हैं टाइम स्टडी। अब ये टाइम स्टडी एक बार में नहीं होते। एक तो एवरेज बच्चों को बुलाया, बोला 40 MCQ सॉल्व करो तो, और सॉल्व कर लिया वो 75 मिनट में, बोल दिया 75 मिनट रख दो। नहीं, ये प्रोसेस को कम से कम 100 बार रिपीट किया जाता है, 100 अलग अलग एवरेज वर्कर के साथ, और तब देखा जाता है क्या टाइम लग रहा है, और उसी टाइम का एवरेज को मान लिया जाता है टाइम स्टडी। समझ में आ रहा है? तो टाइम स्टडी टेलर बोलता है कि रिपीट करो एटलीस्ट 100 टाइम्स, उसके बाद जो टाइमिंग्स आएगा उसी को डिसाइड करना है, रखना है एज टाइम स्टडी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट, एम क्या? व्हाट इज द एम ऑफ टाइम स्टडी? टाइम स्टडी का एम है, क्यों किया गया है, क्या जरूरत है टाइम स्टडी का? पहला है, उसको प्रॉब्लम होगा 2-4 मिनट का और क्लास। पहला है डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम। कोई भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम? आपको स्टैंडर्ड टाइम रखना होगा ना। जैसे कि पेपर दे दिया, लो बाबू 40 MCQ सॉल्व करो, चाहे 6 घंटा लगाओ 7 घंटा लगाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हमको एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना होगा। वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करने के लिए टाइम स्टडी करना जरूरी है। दूसरा होता है सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट्स फॉर वर्कर। वर्कर के लिए टारगेट रखा जाएगा कि भाई आपको मिनिमम 8 घंटा में इतना बनाना है, आपको मिनिमम 1 दिन में इतना प्रोड्यूस करना है। तो ये टारगेट सेट करने के लिए भी टाइम स्टडी करना बहुत जरूरी है। तीसरा, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना वर्कर चाहिए और वो वर्कर को कितना वक्त दिया जाएगा, ये सब टाइम स्टडी के थ्रू डिसाइड होता है। वर्कर को कैटेगराइज करना, कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट है, ये भी टाइम स्टडी के बेसिस पे होगा। स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटा दिया हुआ, एक वर्कर 40 मिनट में कर लिया, भाई एफिशिएंट है। स्टैंडर्ड टाइम 1 घंटा दिया हुआ, एक वर्कर 1.5 घंटा ले रहा है, मतलब वो इनएफिशिएंट है, उसका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं है। फिर वेजेस फिक्स करेंगे वर्कर का ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी डिसाइड करने के लिए टाइम स्टडी करना है, और वेजेस एफिशिएंसी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। ठीक है, तो ये सब एम है किसका? टाइम स्टडी का। किसका एम है? टाइम स्टडी का। तो क्लियर हो गया पॉइंट? कोई भी आपको डाउट है इसमें? होपफुली डाउट आपको नहीं होगा।
तो देखिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन स्टडी से स्टार्ट करेंगे। 3 क्लास जैसे हम बोले थे, 3-4 क्लास हमको लगेगा, इसको हम अच्छे से आप लोग को पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन को विद एमसीक्यू अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया। एक बार रिकैप करते हैं आज क्या पढ़े हैं सर हम लोग। आज हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़े हैं। लेबर कॉस्ट में कौन कौन सा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स इन्वॉल्व रहता है वो सब हम आप लोग को एक्सप्लेन किए। लेबर कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, उसका मीनिंग और डिफरेंस आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है क्यों लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को अलग करना है ये हम आप लोग को एक्सप्लेन किए। लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा 5 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है वो एक्सप्लेन किए हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट का मीनिंग और उसका क्या काम है वो आप लोग को एक्सप्लेन किए। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या होता है और इसके अंडर में टाइम स्टडी किसको बोला जाता है और टाइम स्टडी का क्या एम है ये हम आप लोग को आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के लिए आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग जो है प्लीज अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, इकोनॉमिक्स का 2nd चैप्टर से यूट्यूब में और नहीं आएगा, सिर्फ पेड बैचेस को दिया जाएगा। सिर्फ पहला क्लास आपको अकाउंट्स का जैसे गुडविल का पहला क्लास अटेंड कर दे दिया, बाकी 7-8 वीडियोस और यूट्यूब में नहीं आएगा। आप लोग को इनरोल करना पड़ेगा ऑनलाइन बैचेस में हम लोग का, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सएप करिए, ठीक है, और वीडियोस को अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिए। चलिए थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।